हेलो एवरीवन। पिछले वाले पार्ट में हमने 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर का 1 से लेकर 20 तक के सभी सवालों को सॉल्व कर लिए थे। और आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्वेश्चन 20 से लेकर 100 तक के सभी मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव सवालों का सलूशन काफ़ी ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। सवाल कहता है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। इसके लिए प्रकृति हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हमें डी का मान ज्ञात करना पड़ता है, जिसका फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे बी की मान की बात करें तो यहाँ पे 2 दिया गया है, तो आपको 2 का स्क्वायर करना होगा। -4 गुने ए का तो मान यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम 1 मानेंगे। सी का मान यहाँ पे 4 दिया गया था, तो 4 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 4 में 1 से ना कर सॉरी 4 में 4 से ना करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब यदि 4 में से 16 घटाइएगा तो ये -12 आएगा। तो जब भी डी का मान माइनस में आता है तो हम ये कहते हैं कि मूल अवास्तविक होगा या मूल काल्पनिक होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए कि बिंदु 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। दूरी ज्ञात करना काफ़ी आसान होता है। इसका फार्मूला आता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो वहीं पे होता है प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला के माध्यम से किसी बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात की जाती है। तो x2 का मान देख लीजिए, यहाँ पे 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना होगा। -x1 का मान 4 है, तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है कि y2 का मान, तो y2 का मान दोस्तों क्वेश्चन में 3 था, तो आप 3 लिखेंगे, माइनस y1 का मान। तो y1 का मान -1 है, तो माइनस और माइनस मिलकर यहाँ पे +1 हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि 2 में से 4 घटाइएगा तो ये -2 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर 4 होगा। उसी प्रकार से 3 में 1 को ऐड कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब ये दोनों संख्याओं के यदि जोड़ दीजिएगा तो 16 4 20 जाएगा। और 20 का गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, यानी डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकल जाएगा और रूट में केवल 5 बचेगा। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी 2√5 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब 2√5 होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए। क्वेश्चन 22 कहता है कि बिंदु 4, 10 और 2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी 0, 2 है, तो इसकी दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए कि दो बिंदुओं के बीच की मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया गया है, एक्स और वाई का मान भी दे दिया गया है, तो इसे आप दूरी ज्ञात कर लीजिएगा। 5 इकाई क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का सलूशन हमारे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, या फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इस पर हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। अगला सवाल कहता है त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4 बी में दिया गया 0, 6 और सी में दिया गया 4, -1 है, तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का फार्मूला एक्स में होता है x1 + x2 + x3 बटा में होता है 3। तो x1 की मान की बात करें तो 2 दिया गया है, तो आप 2 लिखेंगे। x2 का मान यहाँ पे 0 दिया गया है, तो 0 लिखेंगे। x3 का मान दोस्तों 4 दिया गया था, तो आपको लिखना है 4/3 कर दीजिएगा। 4 और 2 6, 6 में 0 ऐड कीजिएगा तो 6 ही होगा। इसमें यदि 3 से भाग लगा दीजिएगा तो 3 दूनी 6, ये 2 मरतबे कट जाएगा। उसी प्रकार से y का भी एक फार्मूला आता है, y1 + y2 + y3 बटा 3 होता है। y1 का मान यहाँ पे 4 दिया गया है, y2 का मान 6 दिया गया है, y3 का मान 1 दिया गया है, बटा 3 कर दीजिए। 6 में 4 को ऐड कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से घटाइएगा तो 9 होगा। 9 में 3 से भाग लगा दीजिए, 3 तिहाई 9 अर्थात 3 मरतबे कट जाएगा। इस प्रकार से 2, 3 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, यह कथन किसका है। याद रखिएगा, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, यह कथन थेल्स महोदय का है। अगला सवाल कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर है
तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान कितना होता है। आप सभी यदि प्रमेय पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि थ्योरम में जो पाइथागोरस थ्योरम का जो विलोम होता है वो कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होती है तो तीसरी भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। और समकोण कितना डिग्री का होता है तो 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री का होता है। अगला सवाल कहता है कि वृत्त के अंदर एक दिए गए बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, इसके अंतर्गत बोला गया है यानी इसके अंदर बोला गया है। कोई भी बिंदु मान लेते हैं हम यहाँ पे अगर पी ही ले लेते हैं। अब अंदर वाले किसी बिंदु से हम वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना नहीं कर सकते हैं क्योंकि वृत्त पर बाह्य बिंदु से ही स्पर्शरेखा की रचना की जाती है, तो अंदर से वृत्त पर हम स्पर्शरेखा नहीं खींच सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब शून्य हो जाएगा क्योंकि अंदर से किसी वृत्त पर शून्य स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि अधिकतम बराबरता का मान कितना होता है। याद रखिएगा अधिकतम बराबरता का मान नहीं बल्कि बराबरता के बदले में क्वेश्चन में पूछा जाता है अधिकतम प्रायिकता का मान कितना होता है, तो अधिकतम प्रायिकता का मान 1 होता है। अगला सवाल कहता है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मात्रा क्या होता है। तो मान लेते हैं कि अभाज्य संख्या 3 है और एक अभाज्य संख्या 5 ले लेते हैं। इसका मात्रा ज्ञात करेंगे तो 3 एकम 3 होगा, यहाँ से होगा 2, यहाँ से 3, ये फिर से ये हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये कट के 1 आ जाएगा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि देखिए हालांकि यहाँ पे 2 दिया गया जो कि बिल्कुल गलत है। जब भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मात्रा यदि हम लोग ज्ञात करते हैं ना, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 1 आता है। लेकिन सवाल इस प्रकार से आता है कि जब भी हम लोग 2 लगातार सम संख्याओं का मात्रा ज्ञात करते हैं तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 2 आता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मात्रा कितना होता है, तो दोस्तों 1 हो जाएगा ना कि 2। इसके बाद में कहता है कि यदि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा तो टेन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। याद रखिएगा साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो इसी प्रकार से टेन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है और यह एक फॉर्मूला है। अगला सवाल कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा गुने कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है ना जी, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा गुने लिख सकते हैं साइन थीटा। उसके बाद में गुना में दिया है कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का फॉर्मूला 1/साइन थीटा होता है। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा दोस्तों कट जाएगा। अब साइन थीटा में 1 गुना कर लीजिएगा तो आपका साइन थीटा ही होगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब साइन थीटा हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए 2 प्रतिच्छेद करते हुए एक अगर कोई वृत्त के स्पर्शरेखा उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की बात करें तो केवल 2 स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। अगला सवाल कहता है कि एक शंकु का आधार का व्यास 10 सेमी है, इसकी ऊंचाई 12 सेमी है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए शंकु का आयतन कैसे ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे व्यास अर्थात डी का मान दिया गया है, तो आर ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, 10 में 2 से भाग लगाना होगा, तो ये 5 हो जाएगा, है ना जी। अब आपको निकालना है शंकु का आयतन, इसे पाई का मान नहीं बैठाना है। शंकु का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आप 1/3 को 1/3 लिखेंगे, पाई के बदले में पाई। आर का मान की बात करें तो कितना यहाँ पे निकल के आया, 5 निकल के आया, तो 5 के स्क्वायर कर दीजिएगा तो 5 या 25 जाएगा। और गुने एच का जो मान है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 है तो 12 लिखिएगा। 3 चौका 12, ये 4 मरतबे कट जाएगा और 25 में आपको 4 से करना होगा, तो 25 चौका दोस्तों 100 हो जाता है, तो आप यहाँ पे 100 लिखेंगे, पाई के बदले में पाई लिखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 100 पाई हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 34 कहता है कि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेमी है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा कभी भी वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर एक फार्मूला आता है विकर्ण बटा √2। तो विकर्ण का मान यहाँ पे √2 दिया गया है, तो हम विकर्ण की जगह पे विकर्ण का मान लिख देंगे। फार्मूला में ही होता है √2, तो यहाँ पे √2 लिख देंगे। √2 से √2 कट जाएगा तो प्राप्त संख्या 16 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 16 सेमी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि आर त्रिज्या एच ऊंचाई वाले बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h) होता है और बेलन का आयतन πr² होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 36 कहता है कि 14 सेमी व्यास वाले
एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे व्यास का मान 14 दिया गया है, तो आपको यहाँ पे आर ज्ञात करना होगा। तो 14 में 2 से भाग लगा दीजिएगा, तो जो आपका 7 होगा ये आपका आर का मान हो जाएगा। अब अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, मान लेते गोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते तो क्या करते, 4 पाई आर स्क्वायर करते, है ना जी। तो यहाँ पे 4 पाई के बदले में पाई लिखना होगा। आर का मान 7 गुने 7 होता है, तो 7 है तो 49, 49 में 4 से गुना कर लीजिएगा। देखिए 49 में यदि 4 से गुना कीजिएगा तो आप आराम से गुना कर सकते हैं और पाई लगा सकते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब 147 पाई आ जाएगा। आइए अगला सवाल जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, यह भी एक फॉर्मूला है। तो कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होते हैं, तो वहीं पे साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं। उसके बाद में कुछ 38 को देखिए कि कॉस 30 डिग्री के मान के बराबर क्या होता है। देखिए कॉस में 30 डिग्री का जो मान होता है वो रूट अंडर 3/2 होते हैं, तो साइन में 60 डिग्री का मान भी रूट अंडर 3/2 ही होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो साइन 60 डिग्री होगा। उसके बाद में अगला सवाल 39 नंबर को देखिए। कहता है कि 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। देखिए बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है। ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में हमेशा 1 नंबर में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दोनों में 5 कॉमन मिल गया है, तो हम 5 को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे बच जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए लिखना है। यहाँ पे बच जाएगा टेन स्क्वायर ए, तो हम यहाँ पे दोस्तों टेन स्क्वायर ए ही लिखेंगे। 5 का 5 लिखेंगे, कोष्ठक का तो गुना। अब यहाँ पे देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो दोस्तों 1 होता है। अब 5 में यदि हम 1 से ना कर दें तो 5 ही ना होगा जी, तो क्वेश्चन का सही जवाब 5 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। देखिए एक पासे को फेंकेंगे तो उस पे पासे पे कुल संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है ना जी। तो हम पासे को यदि फेंकेंगे तो क्या एक आ सकता है, 2 3 4 की 5 के साथ साथ 6 आ सकता है। इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आ सकते हैं। अब हमें ज्ञात करना है प्रायिकता, वो भी सम संख्या आने की। सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगती है। ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, साथ में 6 हो गया, ये सभी के सभी सम संख्या है। तो सम संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारा 3 हो जाएगा। और ये कुल कितने संख्या है, अर्थात कुल परिणामों की संख्या कितनी है, तो 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 मरतबे ये कट जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया 1/2 हो जाएगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए है, तो इसे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं। अब आप ही बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए। तो इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि टेन 40 डिग्री बटा कोट 50 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए टेन 40 डिग्री दिया गया है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 इंटू 90 में से 40 घटाइएगा तो दोस्तों ये 50 जाएगा। और नीचे दिया गया था कोट 50, इसे सेम टू सेम लिख दीजिए, कोट 50 का कोट 50। और ऊपर देखिए कि 10 इंटू 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कोट थीटा। थीटा के बदले में तो 50 दिया गया है, तो 50 लिखिएगा। और नीचे वाला कोट जो 50 है इसे सेम टू सेम लिया के लिख दीजिए, कोट 50 का कोट 50। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कोट 50 डिग्री से कोट 50 डिग्री एक मरतबे घट जाएगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 1 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 43 कहता है कि कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। याद रखिएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होते हैं। और इसके बाद में कहता है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5 सेमी 10 सेमी तथा 12 सेमी है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा घनाभ का आयतन का फार्मूला लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, जिसे अंग्रेजी फॉर्मेट में एल गुने बी एच गुने एच कर सकते हैं। तो एल अर्थात लंबाई का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 है, तो हम 5 लिखेंगे। चौड़ाई अर्थात बेस का जो मान है वो 10 सेमी है, तो 10 लिखेंगे। ऊंचाई अर्थात एच का मान 12 है, तो 12 लिखेंगे। अब गुना हमें ऐसे करना है कि 12 में 5 से गुना करेंगे तो 12 पचे 60 हो जाएगा। और 60 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 दहिया 600 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि दिए गए क्वेश्चनों में यदि हम घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे तो 600 सेमी की आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 क्या करता है कि संख्या 4,2,5,2,3,2,3 का बहुलक क्या होगा। देखिए बहुलक वैसे संख्या को हम लोग कहते हैं जो इस आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आई हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 2 2, यानी 2 एक ऐसी संख्या है जो इस आंकड़े में 3 बार आई है। 3 बार या 3 बार से ज़्यादा बार आने वाली कोई अन्य संख्या नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं सॉरी यहाँ पे दो जो संख्या है वो 3 बार या 3 बार से आने वाली कोई अन्य संख्या 2 के अलावा नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सही जवाब 2 होगा। अगला सवाल कहता है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% एक ऐसा सवाल देखने को मिलेगा जहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा। तो हे दोस्तों यदि क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 दिया गया है ना तो क्या कीजिएगा, दोनों में रूट लगा दीजिएगा। तो 9 का वर्गमूल आप सभी को मालूम होगा कि 3 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 3:1 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि यदि tan a बराबर 12/5 हो तो sin a का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों sin a का फॉर्मूला p/h होता है, लेकिन tan का फॉर्मूला p/b होता है। तो हम p के बदले में आसान तरीके से 12 तो लिख सकते हैं, लेकिन h का मान भाई साहब कहाँ से लाएंगे, है ना जी। तो सबसे पहले हम h का मान ज्ञात करेंगे। आसान फॉर्मूला √p² + b² होता है, ठीक है। तो p का मान क्वेश्चन में 12 दिया गया है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 144 जाएगा। b का मान 5 दिया गया है और 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। दोस्तों 144 से 25 स्क्वायर किया जाता है तो 169 होता है, और 169 का जो वर्गमूल है दोस्तों वो 13 होता है ना जी। तो हम यहाँ पे एज का मान 13 लिख देंगे। इससे हमें ये पता चल रहा है कि यदि tan a बराबर 12/5 है तो sin a बराबर 12/13 हो जाएंगे। और इसके बाद में क्वेश्चन 48 क्या कहता है कि बिंदु 6,10 की कोटि क्या हो जाएगी। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में हमेशा 1 नंबर का ऐसा सवाल बार बार पूछा जाता है जहाँ पे एक बिंदु में 2 संख्या दे दिए जाते हैं और आपसे पूछे जाते हैं कि भुज का मान बताइए या फिर कोटि का मान बता दीजिए। तो देखिए x को हम लोग भुज कहते हैं, है ना जी, और y को हम लोग कोटि कहते हैं। तो जब भी आपसे कोटि का मान पूछा जाए तो समझ लीजिए कि y का मान पूछा गया है, भुज का मान पूछा जाए तो समझ लीजिए कि कोटि का मान पूछा गया है। एक्स होता है सबसे पहले, वाई होता है बाद में। तो आप समझ गए होंगे कि हमसे पूछा गया कोटि अर्थात वाई का मान, तो वाई का मतलब दूसरा वाला। क्वेश्चन का सही जवाब 10 हो जाएगा, है ना जी। उसके बाद में कहता है कि सभी समबाहु त्रिभुज ... होती हैं। याद रखिएगा जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सभी के सभी समरूप होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब समरूप हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि बिंदु -12, किस पाद में स्थित है। तो ये तृतीय पाद में होगा। कैसे हमने जाना कि ये तृतीय पाद में ही होता है, आइए जान लेते हैं। तो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 100% एक ऐसा सवाल पूछ लिया जाएगा जिनमें पूछा जाएगा कि बिंदु इतना इतना किस पाद में स्थित है या किस चतुर्थांश में स्थित है। कैसे ज्ञात करना है ऐसे क्वेश्चनों को। तो देखिए ये कार्तीय तल होता है जिसमें 0 x के लिए भी होता है और y के लिए भी होता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इधर में आपका ये दोनों प्लस में होते हैं, ठीक है, ये दोनों में माइनस में होते हैं। इधर होते हैं माइनस तो बाद में होते हैं प्लस, इधर होते हैं प्लस तो बाद में होते हैं माइनस। इससे हमें यह पता चलता है कि यदि दोनों बिंदु प्लस में हो तो आपका ये प्रथम चतुर्थांश में होता है, पहले माइनस बाद में प्लस हो तो दूसरा चतुर्थांश में होता है। दोनों यदि माइनस में हो तो तृतीय चतुर्थांश में होते हैं, पहले हो प्लस बाद में माइनस तो ये आपका चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश में होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे तो -12 को -12 ये दोनों में माइनस लगा होने के कारण हम कह सकते हैं कि दी गई बिंदु तृतीय पाद में स्थित है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों जितने भी छात्र छात्राएं चाहते हैं इसका PDF के फॉर्म में इसका आंसर शीट डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। उस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके 10वीं कक्षा का बेहतर से बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। हम जल्द मिलेंगे इसी प्रकार से 10वीं कक्षा का सभी सेट का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव तथा सभी क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।